सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग सामाजिक अध्ययन विषय में सबसे पहले हमने इतिहास विषय में पढ़ा था मौर्य वंश के विषय में। मौर्य वंश के विषय के बाद हमने कंप्लीट किया था गुप्त वंश को। गुप्त वंश के बाद आता है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी इसको कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से वर्धन वंश में कौन कौन से शासक हुए और कौन सबसे महान शासक हुए और किस तरीके से इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, इनके समय में कौन कौन से विदेशी भारत यात्रा पर आए और इसके अलावा इन्होंने किस प्रकार से उस समय की सामाजिक और आर्थिक दशा को अपने कार्यों के द्वारा बदला। दोस्तों, इन सभी के विषय में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने मौर्य वंश और गुप्त वंश के विषय में नहीं पढ़ा है अभी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ। वो दोनों ही चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से, और उनमें बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने अच्छे से आपको सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए पढ़ाया है और जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें से आपको कुछ भी नहीं छूटने पाएंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हमने नोट्स को बनाया है कि ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के विषय में। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछता। तो संस्थापक थे पुष्यभूति, तो इसी वजह से इस वंश का नाम हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद जो अगले शासक हुए वो कौन हुए? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का जो शासनकाल था वो था 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक, और इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई? परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। अब दोस्तों, यहाँ से आप बहुत ही अच्छी कहानी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। अब जो प्रभाकर वर्धन राजा थे, इनके 3 संतानें थी, यानी कि इनके 3 बच्चे थे। कौन कौन थे? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राजश्री। तो दोस्तों, जो इनका सबसे बड़ा बेटा था, 2 बेटों में राज्यवर्धन बड़ा था और हर्षवर्धन छोटा था, और राजश्री इनकी बहन थी इन दोनों की। तो इन तीनों भाई बहनों में किस तरीके से क्या होता है और कैसे ये लोग शासक बनते हैं और कैसे किसकी हत्या कर दी जाती है, इन सभी के विषय में आप लोगों को समझना चाहिए। अगर एक बार आप समझ लोगे अच्छे से तो आप बहुत आसानी से पूरे वर्धन वंश को पढ़ लोगे, क्योंकि वर्धन वंश में एक ही राजा हुए हैं, वो है हर्षवर्धन, और इन्हीं के विषय में आपको केवल पढ़ना है। तो आप लोग समझते जाइए कि कहानी में क्या है। अब देखिए, चूंकि अब बड़ा बेटा ही शासक बनता है, आप सभी को पता है कि अगर पिता की मृत्यु होती है तो जो बड़ा बेटा होता है उसी को राजा बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो बड़े बेटे होते हैं राज्यवर्धन, उनको सत्ता मिलती है, यानी कि उनको राजा बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए राज्यवर्धन ने क्या किया था, इसने मालवराज देवगुप्त को पराजित कर मार डाला था। अब यहाँ पर देखिए, राज्यवर्धन ने मालवराज देवगुप्त को पराजित करके मार डाला था। अब यहाँ पर क्या होता है, बंगाल के शासक शशांक ने धोखे से इनकी हत्या कर दी थी, यानी कि जो बंगाल का शासक था उस समय का शशांक, उसने धोखे से बुला करके राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। तो ये आप याद रखिएगा। और राज्यवर्धन का शासनकाल 605 से 606 ईस्वी, यानी कि केवल 1 साल तक ही चला था, और इसी 1 साल में यहाँ पर देखिए बंगाल के शासक शशांक ने इनकी हत्या कर दी थी। शशांक का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट में फिर जो हर्षवर्धन होते हैं, हर्षवर्धन ही इनसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इनकी बहन भी थी राजश्री। राजश्री के विषय में क्या होता है, देखिए इनकी पुत्री राजश्री का विवाह मौखली वंश के शासक गृहवर्मन के साथ होता है। ठीक है, किससे होता है? गृहवर्मन के साथ इनकी जो पुत्री होती है प्रभाकर वर्धन की, उनका विवाह हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो गृहवर्मन की भी हत्या कर दी जाती है शशांक के द्वारा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो इनकी बहन है हर्षवर्धन की और राज्यवर्धन की, उनके पति की हत्या कर दी जाती है, और जब पति की हत्या शशांक के द्वारा की जाती है तो उस समय पर राज्यवर्धन जाते हैं उन लोगों से बदला लेने के लिए, लेकिन राज्यवर्धन की भी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अब इस स्थिति में दोस्तों अब बचा कौन? केवल और केवल हर्षवर्धन बचे। तो हर्षवर्धन को देखिए यहाँ पर इनकी माता का नाम सबसे पहले जानिए, यशोमती था।
तो दोस्तों अब यहाँ पर हर्षवर्धन को क्या मिल गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई अचानक। हर्षवर्धन को शासक बना दिया गया, क्योंकि इनके भाई की हत्या कर दी गई थी शशांक के द्वारा, जो बंगाल का शासक था। तो यहाँ पर देखिए 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने शासन किया था भारत पर। तो इनका राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनको उपाधि मिली थी महाराजाधिराज, शिलागुप्त और कुमार की। अब देखिए हर्ष ने अपने राज्यारोहण के समय 606 ईस्वी में हर्ष संवत का प्रचलन किया। हर्ष को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। यानी कि ये जो वर्धन वंश है, इसके बाद अरब से आक्रमणकारी आए, तुर्क आक्रमणकारी आए और इस्लाम का उदय हो गया हमारे देश में। तो इनको क्या मानते हैं, अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। हर्ष ने बौद्ध आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को बचाया जब वह सती होने जा रही थी। अभी ऊपर आपने देखा कि इनके पति की हत्या कर दी जाती है, इनके पति गृहवर्मन की हत्या कर दी जाती है शशांक के द्वारा। तो यहाँ पर जब वो सुनती हैं कि उनके पति की हत्या कर दी जाती है, तो वो क्या करती हैं, वो सती होने के लिए जाती हैं। सती होने की जो प्रथा है उसको आप लोगों ने पद्मावत मूवी में देखा होगा, किस तरीके से रानी पद्मावती सती होने जाती हैं अपने पति की मृत्यु के बाद, जब उनके पति वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो राजश्री है वो अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर देखिए बचाया किसने था, बौद्ध आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन को सती होने से बचा लिया था। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हर्षवर्धन ने क्या क्या किया था, क्योंकि सबसे महान शासक हर्षवर्धन ही हुआ है। जो यहाँ पर जो आप लोग वर्धन वंश पढ़ रहे हैं, तो आपको हर्ष के विषय में ही सारी चीजें, सभी जानकारियां आपको लेनी है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि हर्ष की राजधानी कौन थी, कन्नौज थी। हर्ष ने बंगाल के शासक शशांक को पराजित कर मार डाला था। शशांक को क्यों मार डाला था, क्योंकि शशांक ने ही इनके भाई राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी थी और शशांक ने ही इनके जीजा यानी कि कौन, गृहवर्मन की भी हत्या कर दी थी। तो इससे तो बदला उनको लेना ही लेना था। तो इन्होंने क्या किया था, इसको पराजित किया था युद्ध में और उसको मार डाला था। आखिरकार उन्होंने अपनी बहन और अपने भाई दोनों का बदला ले लिया था, जो बंगाल का शासक था शशांक, उससे। अब देखिए चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के किनारे हर्ष को पराजित कर हर्ष का विजय अभियान रोक दिया। इस विजय के उपरांत पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापतनाथ की उपाधि धारण की। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के समय में भारत आया। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया और ये किस देश का था, तो ये चीनी यात्री था। और ह्वेनसांग जो भारत में आया था, इसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा था हर्षवर्धन पर। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई होगी आपको। मौर्य काल में आपने देखा था मेगास्थनीज आया था, तो माँ से मौर्य, माँ से मेगास्थनीज। उसके बाद फिर आता है गुप्त वंश, गुप्त वंश में आता है फाह्यान। गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश में आप देखोगे तो आता है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग क्योंकि चीनी था और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तो जब ये हर्ष के दरबार में आता है तो हर्ष इसकी सोच होती है, जो ये पूरा बौद्ध धर्म का ये अपना प्रचार करता है, तो इससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं हर्ष। और वो भी क्या कर लेते हैं, अंत में वो भी बौद्ध धर्म को ही अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म के विचारों को ही वो मानने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से ह्वेनसांग ने अपनी किताब में क्या क्या चीजें लिखी हैं, ये भी आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर आप पूरा पढ़िए, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के समय में भारत आया, जिसकी अध्यक्षता में 643 एडी यानी कि 643 ईस्वी में कन्नौज में एक बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ह्वेनसांग ने सी यू की नामक पुस्तक की रचना की थी। ये आप याद रखिएगा कि सी यू की, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था, चीनी यात्री था, तो इसने चीनी भाषा में ही सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी और इसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसे नीति का पंडित भी माना जाता है और यात्रियों में राजकुमार, ये भी इसको उपाधि दी गई थी। दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बाण भट्ट थे वो भी हर्ष के समय में ही हर्ष ने इनको आश्रय दिया था अपने राजमहल में। यानी कि जो हर्ष था वो विद्वानों का बहुत ही सम्मान करता था और विद्वानों का आश्रय दाता था। उसने भारतीय साहित्य तथा विद्वानों से बहुत ही प्रेम रखा और बाण भट्ट और मयूर जैसे महान विद्वानों को अपनी राज्यसभा में
सुशोभित किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाणभट्ट ने कौन-कौन सी रचनाएं की थी, हर्षचरित और कादम्बरी। तो ये देखिए क्योंकि हर्षवर्धन के विषय में इन्होंने लिखा, हर्षचरित में, कादम्बरी में भी। तो यहाँ पर आप देखिए इन पुस्तकों की बाणभट्ट ने रचना की थी। तो बाणभट्ट किसके शासनकाल में कवि थे, विद्वान थे, ये आप याद रखिएगा, हर्ष के शासनकाल में। अब देखिए हर्ष स्वयं कवि था, उसने प्रियदर्शिका, नागानंद तथा रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की थी। एक राजा होते हुए भी उनके पास इतना समय होता था कि वो यहाँ पर रचनाएं करने में भी इंटरेस्टेड थे, यानी कि वो रचनाएं भी करते थे, लेखक भी थे, साथ ही साथ एक राजा भी थे। उन्होंने अपने भाई, अपनी बहन की मृत्यु का बदला भी लिया था, हत्या का बदला भी लिया था राजा शशांक से। तो इस तरीके से आप देखते हो कि उन्होंने पूरी अपना जो पूरा जीवन था उसको सफल बना लिया। इसके अलावा जो हर्ष थे उनको बहुत ही बड़ा दानी कहा जाता है और वो हमेशा अपने राज्य में कभी भी किसी को गरीब नहीं देख सकते थे और सभी लोगों की भलाई के लिए ही वो लगातार काम करते रहते थे। और दोस्तों हर्ष के समय में लोग कृषि करते थे और कृषि से ही अपना पालन पोषण करते थे। और दोस्तों चूंकि ह्वेन आया था हर्ष के समय में, तो ह्वेन ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत के उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं अपनी पुस्तक सी यू की में। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि जो भारत का समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था, और किस तरीके से सभी धर्मों को समान रूप से हर्ष के शासनकाल में देखा जाता था। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज बताई गई है कि जो हर्ष का शासनकाल था उसमें कोई भी धर्म हो, सभी धर्म को बहुत ही आदर की दृष्टि से, सभी वर्णों को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता था और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। तो इस तरीके से आज आपने पूरा हर्षवर्धन के विषय में पढ़ा और किस तरीके से हर्षवर्धन एक योग्य शासक था और उसने कौन-कौन से काम किए और किसको-किसको उसने आश्रय दिया। और यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिएगा कि शिलागुप्त की उपाधि, महाराजा धीराज और शिलागुप्त और साथ ही साथ कुमार की भी उपाधि इनको मिली थी। तो कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी और किस तरीके से यहाँ पर हर्षवर्धन एक महान शासक थे, इसके विषय में भी आपने देखा होगा। साथ ही साथ वो कला प्रेमी थे, विद्वानों को, लेखकों को, रचनाकारों को भी अपने राज्यसभा में, अपने महल में जगह देते थे और साथ ही साथ उनको आश्रय दे करके और अपने समस्त प्रजा का भी वो ख्याल रखते थे। तो इस तरीके से एक योग्य शासक थे। हर्षवर्धन के समय में प्रजा बिल्कुल खुश रहती थी और उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हर्षवर्धन का शासनकाल समझ में आया होगा और ये पूरा जितना हर्षवर्धन ने अपने जीवन में जो भी काम किए उसके विषय में भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे। अगर हर्षवर्धन का आपको पूरा जीवन अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं डीएलएड के, सब कुछ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार हम लोग आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे से वीडियोस लेकर के आते रहें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आप अगर टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करोगे तो भी आपको हमारा चैनल वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है दोस्तों 7705 95 45 49। इस पर आप मैसेज करके हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ेंगे आप तो वहां पर आपको नोट्स, इसके साथ ही साथ आपको सभी वीडियोस भी मिल जाएंगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस से अपडेट रहे। दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। तो लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।